वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में हम लोग एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भू आकृति विज्ञान से भी संबंधित है और कहीं न कहीं ये समुद्र विज्ञान से भी संबंधित है ना। इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसका नाम है सुनामी। ओके, देखिए सुनामी बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का भी पार्ट है। इंडिया के कंटेम्प्रेरी इशू में भी सुनामी आप देखेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट में भी देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पार्ट है। गेटिंग वेल ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है ना। इसको बेहतर रूप से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करें। गेटिंग वेल। अब देखिए सुनामी बेसिकली क्या है। तो देखिए सुनामी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, TSU है ना, NAMIS, दो शब्द का कॉम्बिनेशन है। एक तो TSU और दूसरा NAMIS। ओके, TSU का मतलब होता है हाई और हार्बर, नामिस का मतलब होता है वेव। गेटिंग वेल ना। इसका मतलब सुनामी का मतलब है हाई वेव और हार्बर वेव। गेटिंग वेल ना। हाई वेव और हार्बर वेव क्या है सुनामी, समझ में आ गया ना कि सुनामी का तात्पर्य है हाई वेव या हार्बर वेव। गेटिंग वेल। सुनामी जापानीज शब्द है, राइट, जो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन TSU प्लस NAMIS। ओके, अब देखिए कि सुनामी को, इसका मतलब है कि सुनामी का हिंदी तात्पर्य है उच्च तरंग या बंदरगाह तरंग। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह तरंग। गेटिंग वेल। तो सुनामी मूलतः चरम प्राकृतिक घटना है और यह तब प्राकृतिक प्रकोप का स्वरूप प्राप्त करता है जब यह अधिवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर है ना मानव एवं भौतिक संसाधनों की क्षति को है ना नष्ट होते हैं। गेटिंग वेल ना। तो सुनामी बेसिकली क्या है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ TSU प्लस NAMIS सुनामी। गेटिंग वेल। अब देखिए कि बेसिकली सुनामी की जो स्थिति है ना, उसकी व्याख्या करने का हम लोग प्रयास करें कि सुनामी की स्थिति क्या है, कैसे ये उत्पन्न होता है, राइट। और यह सामान्य ओशनिक जो है ना, जो ओशन वाटर डायनामिज्म है उससे अलग कैसे है, यह नॉर्मल ओशनिक वेव से अलग कैसे है। तो देखिए नॉर्मल ओशनिक वेव की बात हम लोग पहले करें कि जैसे सागरीय क्षेत्र में है ना इस तरह के पेट्रोलियम वेव पाए जाते हैं। गेटिंग वेल ना। तो यह जो वेव है, यह वेव दो तरह के होते हैं। एक प्रकार के वेव को हम बोलते हैं फ्री वेव और दूसरे को हम बोलते हैं फोर्स्ड वेव, राइट। एक वेव है जिसको हम बोलते हैं फ्री वेव, ओके, और दूसरे को बोलते हैं फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड वेव। तो फ्री वेव और फोर्स्ड वेव में बेसिक डिफरेंस है कि फ्री वेव नॉर्मल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि फोर्स्ड वेव सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आरोपित आकर्षण शक्ति का परिणाम है। तो दो तरह के वेव हुए, एक फ्री वेव हुए और दूसरे पर्टिकुलरली फोर्स्ड वेव है। क्लियर हुआ ना। फ्री वेव जो है वह नॉर्मल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का परिणाम है। फोर्स्ड वेव है जो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आरोपित आकर्षण शक्ति का परिणाम है। गेटिंग वेल। यहां पर आपको बतला दें कि जैसे उदाहरण के लिए यदि आप किसी दूसरा उदाहरण बतला दें कि यदि इस पेन को यदि समुद्र में फेंका जाए, राइट, तो इसके जो गतिज ऊर्जा होंगे वह ट्रांसफर्ड हो जाएगा ओशनिक वाटर में और उस एनर्जी के रिस्पॉन्स में एक वेव का जनन होगा, राइट। और वेव में अब देखिए कि वेव में ये स्थिति है, मतलब जैसे वेव की में जो यह स्थिति है, अर्थात है ना नॉर्मल वेव की यह स्थिति है, मतलब नॉर्मल से है ना जो जल, इसको क्रेस्ट कहते हैं, शीर्ष पर इसको गर्त कहेंगे, राइट। ये X और ये X है। गेटिंग वेल ना। तो नॉर्मल से जो जल राशियों का जो विचलन होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट, इसको आयाम कहते हैं। और दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी
लैम्डा कहलाती है, इसको हम लैम्डा के नाम से पुकारते हैं। एकदम क्लियर हुआ ना, लैम्डा के नाम से, राइट। लैम्डा कम होंगे तो एम्पलीट्यूड अधिक होंगे, मतलब दोनों में इनवर्स संबंध है। ठीक है। सामान्य स्थिति क्या होती है कि जैसे ओशनिक वेव में जल की है ना सर्कुलर गति होती है, इस सर्किल में जल का मूवमेंट होता है, यह ड्रॉपलेट इस तरह पर्टिकुलरली मूव करता है, ठीक है, सर्किल में मूव करता है। और जब ये देखिए कि जब एक्चुअली जितना डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस पर वेव का या इसके पाथ का सर्कमफेरेंस डिपेंड करता है। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है तो इस प्रकार के सर्कमफेरेंस बहुत ज्यादा होंगे, यदि डिस्टर्बेंस कम है तो पर्टिकुलरली इसके सर्कमफेरेंस कम होंगे, गेटिंग वेल ना। और यह सर्कमफेरेंस इसके ऊर्जा का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इसके ऊर्जा को के मात्रा को दर्शाता है, एसोसिएटेड एनर्जी के, है ना, के प्रेजेंस को दर्शाता है। जैसे जब यह देखिए सागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में या अधिक गहराई पर तो ये पूरे सर्कुलर फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे ही ये तटीय क्षेत्र में जाएंगे और जब यह सर्कल, है ना, सतह को छुएगा, टच करेगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं व्हेन इट विल फिल द सरफेस, ओके, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सर्कमफेरेंस इट विल इलोंगेट ना, राइट। इसमें इलोंगेशन होगा, अपने आप को के स्थितियों को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, राइट। और इस स्थिति में यह असंतुलित हो जाएगा और असंतुलित होकर टूटेगा, फ्रैगमेंटेड होगा और फ्रैगमेंट होकर यह कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ेगा। इसको ब्रेकर वेव या सर्फ के नाम से जानते हैं। इस एक्स को क्या नाम दिया गया, सर्फ या ब्रेकर वेव। टूटने के पश्चात वो चूंकि गया है इसलिए इसको ब्रेकर वेव के नाम से जानते हैं। और जब वो एक ऊंचाई के बाद वो रिटर्न होने लगता है तो इसको हम, है ना, रीप करेंट, अंडर टो करेंट, राइट, है ना, और बैकवॉश के नाम से जानते हैं, राइट। रिटर्निंग कंपोनेंट का तीन नाम है, राइट। एक तो है चाहे तो रिप करेंट कहते हैं या अंडर टो करेंट कहते हैं या बैकवॉश कहते हैं, ओके। रिटर्निंग कंपोनेंट जो जा रहा है उसको सर्फ कहा गया, है ना, इसको सर्फ कहा गया, सर्फ या ब्रेकर वेव। और मान लीजिए कि यदि कोई वेव तट के समानांतर प्रवाहित होने लगे, राइट, पैरेलल प्रवाहित होने लगे, तो इसको बैलेंचली करंट के नाम से जानते हैं। मतलब पर्टिकुलरली वेव जो है वह तीन तरह का है, यहां पर आपने देखा, एक तो सर्फ है या ब्रेकर वेव, दूसरा पर्टिकुलरली जो है वो रीप करंट, अंडर टो करंट और बैकवॉश है, और तीसरे पर्टिकुलरली यदि वो सतह के या तट के समानांतर हैं तो इसको बैलेंचली करंट के नाम से पुकारा जाता है। स्पष्ट है ना। तो तीन प्रकार के करंट की स्थिति पाई जाती है, राइट। रीप, अंडर ये रीप करंट या सर्फ या बैलेंचली करंट, मतलब तटीय क्षेत्र के समानांतर प्रवाहित होने वाली तरंग जो है उसको हम बैलेंचली जलधारा के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको स्पष्ट कर दें कि ये नॉर्मल ओशनिक वेव जो है ना, जैसे हमने बतलाया था कि नॉर्मल ओशनिक वेव जो है वह टूटने के पश्चात, है ना, महाद्वीप की ओर अग्रसर होता है, गेटिंग वेल ना। परंतु सुनामी की स्थिति भिन्न है। सुनामी में तरंग बिना टूटे, है ना, जल का वृहद भाग कॉन्टिनेंट से ओशन की ओर ट्रांसफर होता है, गेटिंग वेल। क्या डिफरेंस है, ये मौलिक अंतर समझ में आ गया ना। ये आप पुनः इसको समझें कि सामान्य महासागरीय तरंग टूटने के पश्चात कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते हैं, है ना, टूटने के पश्चात कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो सुनामी वेव है इसमें द इंटायर वेव इन ब्लॉक गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट ना, कहती बोल ना। तो यह बेसिक डिफरेंस है सुनामी वेव और नॉर्मल ओशनिक वेव में। नॉर्मल ओशनिक वेव आफ्टर बीइंग फ्रैगमेंटेड, है ना, टेंड्स टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट, बट इन केस ऑफ सुनामी विदाउट फ्रैगमेंटेशन, है ना, इट द इंटायर वाटर इन ब्लॉक गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओशनिक टू कॉन्टिनेंटल एरिया। तो क्या है सुनामी, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी, गेटिंग वेल। तो सुनामी क्या है, सुनामी मल्टीपल वेव फेनोमेना भी है, टू बी नोटेड, ओके। और जब ये यहां देखिए इसके हम
मैकेनिज्म को हम इन डिटेल समझा दें, और दिस मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज फिजिक्स ऑफ सुनामी। ये कंप्लीटली पर्टिकुलरली साइंटिफिक है। यहां देखें, देखिए ये मान लीजिए कि ये तटीय क्षेत्र है, गेटिंग वेल, यहां पर नॉर्मल ओशनिक वेव है, गेटिंग वेल ना, राइट, नॉर्मल ओशनिक वेव है, राइट। और यदि यहां पर भूकंप के केंद्र हैं, फोकस हैं अर्थक्वेक के, तो इस फोकस से सिस्मिक वेव पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं, इस फोकस से सिस्मिक वेव आगे बढ़ते हैं। और आपको बतला दें, है ना, कि ये नॉर्मल ओशनिक वेव और सिस्मिक वेव की जब फ्रीक्वेंसी समान होंगे तो एक घटना होगी जिसका नाम है रिजोनेंस। ओके, जब दो तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी समान हो के कपलिंग होते हैं तो रिजोनेंस की घटना होती है। हमने कहा कि जब ओशनिक वेव और सिस्मिक वेव के फ्रीक्वेंसी समान होंगे तो रिजोनेंस होंगे। देखिए रिजोनेंस कब होंगे, कब यह स्थिति आएगी, तो सामान्यतः जब, है ना, सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक होगी तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति में जब इस दोनों तरंग का कपलिंग होगा तो ऐसी स्थिति में रिजोनेंस की घटना होगी। और रिजोनेंस के परिणाम स्वरूप आप देखें यहां, है ना, कि रिजोनेंस की घटना के परिणाम स्वरूप, है ना, इसके वेवलेंथ में कमी और एम्पलीट्यूड में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे यह वेव, है ना, जैसे जैसे यह वेव तट की ओर बढ़ता है, जैसे यह वेव, देखिए जैसे जैसे यह वेव तट की ओर बढ़ता है, इसके एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं, गेटिंग वेल ना, राइट, इसके एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं। इसको, इस फिगर को और भी मॉडिफाई कर दें तो बेहतर होगा। मान लीजिए कि यहां से, है ना, यहां अर्थक्वेक वेव उत्पन्न हुआ और यहां से पर्टिकुलरली ये जा रहा है, इस दोनों के पर्टिकुलरली कपलिंग हुए और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर सुनामी वेव डेवलप हुआ, गेटिंग वेल ना। तो जैसे जैसे एज द वेव टेंड टुवर्ड द कोस्टल पार्ट, इसके एम्पलीट्यूड बढ़ते जाते हैं और यहां पर तट पर बंदरगाह के निकट यह एक जल के दीवार की तरह प्रतीत होता है, जिस कारण इसको हाई वेव के नाम से जानते हैं, राइट। क्यों इसका नाम उच्च तरंग या हाई वेव कहा गया, ये समझ में आना, बिकॉज ऑफ द हाई एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और आपको बतला दें कि इसमें यह वेव बिना टूटे संपूर्ण जो जल है इन ब्लॉक ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर जाकर यहां डिवास्टेटिंग फ्लड या विध्वंसकारी, है ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे मानव और भौतिक संसाधनों का विनाश होता है, गेटिंग वेल ना। तो क्या है पर्टिकुलरली सुनामी कैसे उत्पन्न होगा, ये समझ में आ गया कि सुनामी की उत्पत्ति का मूल कारण है नॉर्मल ओशनिक वेव और अर्थक्वेक वेव, जिसके फ्रीक्वेंसी समान होंगे के अभिसरण के मिलने से, के संयोजन से उत्पन्न होने वाले अनुनाद का परिणाम है। और आपको बतला दें कि एक्चुअली सुनामी में तरंग बिना टूटे ही संपूर्ण तरंग इन ब्लॉक ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर चले जाते हैं और तटीय क्षेत्र में वो डिवास्टेटिंग फ्लड उत्पन्न करता है। क्या है ये समझ में आ गया ना, राइट, क्या है टेक्निकली समझ में आ गया। और आपको बतला दें कि इसके सुनामी क्यों उत्पन्न होगा, किस किस परिस्थिति में उत्पन्न होगा ये समझिए। जैसे मैकेनिज्म तो आप समझ गए कि इट इज ड्यू टू द कपलिंग ऑफ अर्थक्वेक वेव एंड पर्टिकुलरली नॉर्मल ओशनिक वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। देन रिजोनेंस ऑकर, और रिजोनेंस के परिणाम स्वरूप एम्पलीट्यूड में, वेवलेंथ में कमी और एम्पलीट्यूड में वृद्धि होगी। और जब ये तटीय क्षेत्र में जाएगा तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है ये हाई हो जाएगा, काफी उच्च होंगे, इसलिए इसको हाई वेव कहते हैं। और चूंकि यह जल स्थानांतरित होगा महाद्वीप के तटीय क्षेत्र में तो वहां बाढ़ उत्पन्न करेगा, वह बंदरगाह का क्षेत्र है, हार्बर है, इसलिए इसको बंदरगाह तरंग या हार्बर वेव के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए कई कारण है, राइट। भूकंप एक्चुअली फर्स्ट कारण है सुनामी का, जैसे ओशन बेड अर्थक्वेक, ओशन बेड अर्थक्वेक सागरीय तली में होने वाले भूकंप एक कारण है। सेकंड कारण है ओशन बेड वॉल्केनिक इरप्शन। आप जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ भूकंप होंगे ही, ओके। तो जब भूकंप होंगे और इसकी तीव्रता 7.5 से अधिक होगी तो ये उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद फिर आप देखिए कि तीसरा है वर्टिकल अपलिफ्टमेंट, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लेट। यदि आप जानते हैं प्लेट प्रतीक सिद्धांत में, है ना, हमने पढ़ा है
कि जैसे पेंजिया के टूटे हुए भाग को प्लेट के नाम से पुकारते हैं, और प्लेट में यदि ऊर्ध्व उत्थान हुआ तब भी ये अर्थक्वेक उत्पन्न करेगा और सुनामी उत्पन्न करेगा। जैसे सुमात्रा सुनामी 2004 का मुख्य कारण वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द प्लेट है। उसके बाद चौथे कारण हो सकते हैं लार्ज स्केल लैंडस्लाइड, बड़े पैमाने पर होने वाले भूस्खलन से भी भूकंप उत्पन्न होने की संभावना है। और पांचवा कारण हो सकता है कि मेटियोरिक बम्बार्डमेंट, जैसे उल्का पिंड बिना जले यदि सागरीय क्षेत्र में आएगा तो ये ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न करेगा या भूकंप उत्पन्न कर सकता है, और इससे भी पेट्रोलिक सुनामी की घटनाएं हो सकती है। इसका मतलब है अर्थक्वेक, ज्वालामुखी उद्गार, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द प्लेट, ओके, अगेन मेटियोरिक बम्बार्डमेंट, ये सारे कारण बेसिकली है ना, ये सारे जो कारण हैं ये सभी कारण सुनामी की उत्पत्ति के कारण हैं। दे आर द कॉजेसिव फैक्टर फॉर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सुनामी। क्या है सुनामी का कारण, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए, राइट, सुनामी के कारणों की व्याख्या समझ में आ गई। और आपको बतला दें कि सुनामी में जो हाई एम्पलीट्यूड है इसको सुनामी रन ऑफ के नाम से पुकारते हैं। द एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड ऑफ सुनामी इज रेफर्ड टू ए सुनामी रन ऑफ। और यदि सुनामी के साथ कोई बोल्डर, चट्टान इत्यादि प्रवाहित होकर जा रहे हैं तो इसको सुनामी मिसाइल या सुनामी प्रक्षेपास्त्र के नाम से जानते हैं, और इससे विध्वंस है ना के इंटेंसिटी बढ़ जाते हैं। गेटिंग वेल? तो क्या है आप समझ में आ गया, राइट। और यह सिंपल मल्टीपल वेव फेनोमेना है सुनामी। इसकी प्रकृति क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है, ये आप बेहतर रूप से समझ में आपको आ गया है। ओके, अब देखिए व्हाट इज सुनामी। गेटिंग वेल ना। अब देखिए कि सुनामी के बारे में है ना, इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो सुनामी क्या है, किस मैकेनिज्म का उदाहरण है, आपको समझ में आ गया। और आपको बतला दें कि सुनामी दो तरह के हैं। देखिए, एक्चुअली सुनामी की प्रवृत्ति क्या है कि सुनामी तटीय क्षेत्र में इसके एम्पलीट्यूड अधिक होते हैं, लेकिन सागर के मध्यवर्ती भाग में इसके एम्पलीट्यूड कम होते हैं। तो यदि सुनामी की उत्पत्ति हुई और सागरीय क्षेत्र में कोई यदि नाव है, बोट है या स्टीमर है, तो यह सुनामी को नोटिस करने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन यही है ना, लेकिन यही स्टीमर यदि तटीय क्षेत्र में होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए इसके विनाश एक्सीडेंट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि सुनामी को सागर के आंतरिक भाग में नोटिस करना अपेक्षाकृत है ना, मैंने एक टफ कार्य है। और यदि मान लीजिए कि ये सुनामी दो तरह के हैं, देखिए एक सुनामी इस दिशा में बढ़ रहा है तटीय क्षेत्र की ओर, और एक सुनामी सागर के आंतरिक भाग की ओर है। तो एक्स और वाई दो तरह के सुनामी है। तो एक्स जो सुनामी है इसको हम लोकल सुनामी कहते हैं, लोकल सुनामी, राइट। और दूसरे सुनामी को हम बोलते हैं डिस्टेंट सुनामी, डिस्टेंट सुनामी। एक को बोलते हैं लोकल और दूसरे को बोलते हैं डिस्टेंट। तो लोकल सुनामी इज मोर डिवास्टेटिंग। ओके, तो कौन से सुनामी डिवास्टेटिंग है, तो लोकल सुनामी इज मोर डिवास्टेटिंग। गेटिंग वेल ना। अब देखिए सुनामी क्या है, आप समझ में आ गया आपको, और किस तरह ये उत्पन्न हुए यह भी आपने समझ लिया। ओके, और इससे संबंधित कई शब्द के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब यहाँ पर आप समझिए कारण की व्याख्या भी हमने कर दी, मतलब प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भी सुनामी की उत्पत्ति की व्याख्या आप कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे कारण हैं जो ज्वालामुखी उद्गार या भूकंप की उत्पत्ति का कारण होगा, वह सुनामी की उत्पत्ति का भी कारण होगा। लेकिन बेसिक रूप से डिफरेंस यही है कि तभी सुनामी उत्पन्न होगा जब इंटेंसिटी 7.5 से अधिक हो, तभी रिजोनेंस की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उसी स्थिति में है ना सिस्मिक वेव और ओसनिक वेव के फ्रीक्वेंसी में समानता पाई जाती है। स्पष्ट हो गया ना। अब देखिए यहां पर स्पष्ट कर दें कि सुमात्रा सुनामी 2004, ओके, बेसिकली हमने कहा कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, या सुमात्रा सुनामी 2004 के प्रभाव आप देखिए कि क्या है, या इसके मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं। तो जैसे सुमात्रा सुनामी 2004 के प्रभाव आप देखिए, है ना, सुमात्रा के पास ये डेवलप हुआ,
राइट, और इस तरह ये मूव कर रहा था। तो सुमात्रा सुनामी 2004 के प्रभाव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर हुए, गेटिंग वेल ना, और इसके प्रभाव इतने व्यापक हुए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह पूर्ण रूप से जल मग्न हो गया, गेटिंग वेल ना। इसके अलावा इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया, आंध्र तटीय प्रदेश को प्रभावित किया, उड़ीसा को प्रभावित किया और वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव तमिलनाडु में पड़ा, गेटिंग वेल ना। इसके अलावा आपको बतला दें कि तमिलनाडु के तट पर 2 स्थान, ओके, और उड़ीसा के तट पर एक स्थान जिसका नाम भीतरकनिका था, और तमिलनाडु के तट पर जो स्थित स्थान है, एक मुथुपेट और दूसरा भीतरकनिका, इस 2 स्थानों पर, इस 3 स्थानों पर मैंने पूर्वी तटीय क्षेत्र में सुनामी के प्रभाव पड़े, लेकिन पूर्वी तटीय क्षेत्र में तमिलनाडु के तट पर स्थित है ना मुथुपेट एवं है ना पिछावरम पर और उड़ीसा के तट पर स्थित भीतरकनिका पर इसके प्रभाव नहीं पड़े, ओके। इसका मूल कारण था कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरल एवं मैंग्रोव वनस्पति की अधिकता। देखिए, कोरल और मैंग्रोव वनस्पति दोनों को सुनामी के ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है और वह इसके विनाशकारी प्रभाव को मिटिगेट करता है, कम करता है। इसलिए कोरल और मैंग्रोव को सामूहिक रूप से नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से पुकारते हैं, राइट। भीतरकनिका के पास भी कोरल एंड मैंग्रोव की अधिकता थी और मुथुपेट और पिछावरम के पास भी है ना कोरल और मैंग्रोव की बहुलता थी, जिस कारण इस क्षेत्र में सुमात्रा सुनामी 2004 के प्रभाव कम पड़े। एकदम क्लियर हुआ ना। अब यहां पर स्पष्ट कर दें कि जैसे देखिए ये सुमात्रा में के पास इसका से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको सुमात्रा सुनामी कहते हैं। और चूंकि 2004 में ये उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको सुमात्रा सुनामी 2004 के नाम से जाना जाता है, राइट। तो सुमात्रा सुनामी 2004 के प्रभाव जो भारत पर पड़े, इतने डिवास्टेटिंग पड़े, है ना, कि इसने भारत सरकार के इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा से निपटने की, है ना, अक्षमता की पोल खोलकर रख दी, ओके। एंड दिस लेड द इंडियन पार्लियामेंट टू इनैक्ट, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ओके। भारतीय संसद ने पास किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ओके। और इसमें सुनामी से निपटने के कई रणनीतियां तैयार की गई और पूर्व के रणनीतियों में परिवर्तन किए गए। आपको बतला दें कि 2005 के पहले, राइट, मुख्य रूप से इस प्रकार के डिजास्टर में, देखिए, यदि डिजास्टर के पहले कोई मैनेजमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। और इसके बाद करते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिक अंतर है कि पोस्ट डिजास्टर मतलब डिजास्टर आने के बाद, तो यह 3R के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 3R में रिलीफ, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, 3R का कॉन्सेप्ट है, राइट, है ना, रिलीफ, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। एंड प्री डिजास्टर के अंतर्गत, है ना, प्रिवेंशन, प्रीपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन पर बल दिए जाते हैं। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिवेंशन, प्रीपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन पर बल दिए जाते हैं, जबकि पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पर रिलीफ, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन पर बल दिए जाते हैं। गेटिंग वेल ना, किस पर बल दिए जाते हैं? तो रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन पर बल दिए जाते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया ना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट? गेटिंग वेल ना, दोनों में मौलिक अंतर क्या है ये तो समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। अब देखिए बेसिकली देखिए 2005 के पहले हम लोग पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पर बल देते थे, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब पारित हुआ तो ये शिफ्टिंग हुआ, पोस्ट डिजास्टर से हम लोग मेनली प्री डिजास्टर मैनेजमेंट पर बल देना प्रारंभ किए। पहले से इसकी तैयारी, प्रिपेयर्ड रहे, इसको रोकने का प्रयास करें या इसके प्रभावों को न्यूनीकरण किया जाए, जिसको हम बेसिक मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। मतलब निपटने से तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, उसको रोकने का कार्य, है ना। प्रिवेंशन और मिटिगेशन का मतलब है कि उसके प्रभावों को न्यून किया जाए। गेटिंग वेल ना। अब देखिए ये पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी है, ये शिफ्टिंग हुआ,
है ना, राइट, इंडिया इंटर्ड इनटू टेक्नो स्ट्रक्चरल रिजिम टू कोप अप विद डिजास्टर, ओके, सच टाइप ऑफ डिजास्टर, गेटिंग वेल ना। इसके अलावा इस एक्ट में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया गया, राइट, अगेन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन किए गए, गेटिंग वेल ना। तो कई सारे पर्टिकुलरली परिवर्तन ये सुमात्रा सुनामी 2004 के पश्चात किए गए। देखिए कैसे इसके प्रभावों को न्यून किया जाए, तो इसके प्रभावों को न्यून, देखिए सुनामी नेचुरल है, इसको रोक तो आप नहीं सकते हैं, तो इसके प्रभावों को न्यून करने की रणनीति बेहतर हो सकती है, ओके। कैसे इसकी रणनीति, मैंने इस तरह की रणनीति बनाएंगे, तो देखिए डिटेक्शन एंड फॉरकास्टिंग जो है वह इसके लिए लाभकारी होगा, राइट, कि आने वाले सुनामी की पूर्व सूचना मिल जाए और हम लोग तटीय क्षेत्र से लोगों को, मैंने तटीय क्षेत्र को इवैक्यूएट करवा दें, तो लोग तटीय क्षेत्र से दूर चले जाएं, गेटिंग वेल ना, या ऐसे तटीय क्षेत्र जहां सुनामी की संभावना है उससे लोगों को विस्थापित किया जाए, एकदम क्लियर हुआ ना। तो इसको प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से हम लोग पुकारते हैं, गेटिंग वेल ना। अब देखिए यहां पर, राइट, यहां पर बेसिक रूप से प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिक रूप से कैसे इसका, है ना, मॉनिटरिंग होगा, डिटेक्शन होगा, है ना, और पर्टिकुलरली कैसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, इसके इस तथ्य को समझने का प्रयास करें। देखिए पैसिफिक ओशन के तटीय क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित हैं, जिस बेटी को सरकुम पैसिफिक बेल्ट के नाम से या फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक के नाम से या रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। प्रशांत महासागर में इसकी अधिकता के कारण प्रशांत महासागर से संबंधित राष्ट्रों ने पैसिफिक सुनामी वार्निंग नेटवर्क, राइट, किसका गठन किया, पैसिफिक सुनामी वार्निंग नेटवर्क का गठन किया, क्लियर हुआ ना, राइट, जो सुनामी के डिटेक्शन का काम करता है। और जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, इसके 26 राष्ट्र हैं, उन 26 राष्ट्रों को वह इसकी पूर्व सूचना देता है, और ये राष्ट्र, है ना, पूर्व सूचना प्राप्त करने के पश्चात उससे निपटने के लिए, उसके प्रभावों को कम करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं, ओके, और उस प्रकार के से एक्ट करते हैं, गेटिंग वेल ना। मैकेनिज्म क्या है ये समझ लीजिए आप, कि मैकेनिज्म ये है, देखिए सुमात्रा सुनामी 2004 जो है, ये पैसिफिक सुनामी वार्निंग नेटवर्क जो है वह कहाँ स्थित है ये समझिए, कि वह, है ना, हवाई द्वीप के होनोलुलु में स्थित है, लोकेटेड इन होनोलुलु इन हवाईयन आइलैंड, गेटिंग वेल ना, हवाई के होनोलुलु में स्थित है, गेटिंग वेल, हवाई के होनोलुलु में स्थित है। और यह कैसे काम करता है समझिए, कि सागर के तली में लगभग 6 फीट की गहराई पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बॉटम प्रेशर सेंसर के नाम से, है ना, बॉटम प्रेशर सेंसर के नाम से, है ना, जाना जाता है, बीपीएस, बॉटम प्रेशर सेंसर, ओके। इसको जाना, ये पर्टिकुलरली बॉटम प्रेशर सेंसर है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट, है ना, जल के ऊपरी तल पर लगाए जाते हैं, जिसको सरफेस बेओस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद देखिए यहां पर पैसिफिक सुनामी वार्निंग नेटवर्क है, इसके यहां पर रडार है। देखिए जैसे ही यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले बीपीएस उसको डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलरली इसकी इंटेंसिटी क्या है। यदि इंटेंसिटी 7.5 से अधिक है, नहीं, इट विल कंटिन्यू, ओके, एक्चुअली हाँ, उससे अधिक है तो इसकी सूचना इसको दिया, और यह इसकी सूचना इसको दे दिया। अब देखिए यह क्या करता है कि यह बेसिकली जो है ना, अन्य अपने सही बने सदस्य राष्ट्रों को इसकी सूचना उपलब्ध कराता है, राइट, क्लियर ना। बने इसके लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र सेंसर को डेवलप किया है। और देखिए सदस्य राष्ट्र क्या करता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपने, है ना, अपने नेबर कंट्री को भी इसके संदर्भ में सूचना अग्रसारित करता है। इसी मैकेनिज्म पर यह सिस्टम काम करता है, क्लियर हुआ ना। देखिए जब सुमात्रा सुनामी 2004 आया तो भारत तो इसके सदस्य है नहीं, लेकिन भारत के निकटवर्ती राष्ट्रों में, है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पैसिफिक सुनामी वार्निंग नेटवर्क के सदस्य हैं, राइट। इन राष्ट्रों का यह कहना था कि इन्होंने
जब सूचना सुमात्रा सुनामी 2004 के बारे में प्राप्त की, राइट, तो उन्होंने इन राष्ट्रों ने इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भारत सरकार को या भारत को करने का प्रयास किया, है ना। आपको बतला दें कि भारत में बाढ़ के वैज्ञानिकों ने तटों पर इस प्रकार के सेंसर को डेवलप किया है, ओके, राइट। लेकिन चूंकि ये सेंसर डिसफंक्शनल थे, काम नहीं कर रहे थे, तो भारत को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। बड़े पैमाने पर ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का लॉस हुआ, ओके। यहां पर एक चीज बतला दे आपको, एक नोटिसेबल पॉइंट, कि तमिलनाडु इत्यादि में तो प्रभाव पड़े और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी प्रभाव पड़े, लेकिन अंडमान निकोबार समूह के तटीय क्षेत्र में कुछ प्रजातियां जो निवास करती थी, वह सुमात्रा सुनामी 2004 के आने के पूर्व उन्होंने स्वयं को द्वीप के आंतरिक भागों में विस्थापित कर लिया, ओके। एवं इन व्यक्तियों पर सुनामी के प्रभाव नहीं पड़े। तो अब प्रश्न उठता है कि जब भारत को जो टेक्निकली इंडियन मेनलैंड जिसमें इतने अधिक टेक्नोलॉजी हैं, उसको नहीं पता चला, तो इन ट्राइबल व्यक्ति को कैसे पता चला? तो आपको बतला दें कि ये बेसिकली फिशरमैन कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने सुनामी के आगमन की जिन्हें सुनामी के आगमन का आभास हुआ। आभास का क्या स्वरूप है आपको बतला दें, कैसे इनको आभास हुआ। तो सुनामी के आगमन के कुछ पूर्व पटोली अभिलक्षण है। जैसे पहला अभिलक्षण है कि समुद्र शांत होगा, देयर विल बी कंप्लीट ललनेस इन द ओशन, और समुद्र तल में गिरावट होगा, फर्स्ट। दूसरी बात कि समुद्र में समुद्री जल में बुलबुले उत्पन्न होंगे। तीसरी घटना कि समुद्र जो है, वाटर जो है रेडिश इन कलर हो जाएगा, लाल कलर होगा। उसके बाद ये चिपचिपा होगा, ये स्टिकी इन करेक्टर। आप समझिए कि जल सागर का शांत होना, जलस्तर में गिरावट, पहली घटना। जल में बुलबुला उत्पन्न होना, दूसरे अभिलक्षण। तीसरा, जल में लालिमा उत्पन्न होना, तीसरे अभिलक्षण। जल का चिपचिपा होना, चौथा अभिलक्षण। बोला और चौथा अभिलक्षण। और इसके अलावा आपको बतला दें कि तटीय क्षेत्र में अमोनिया या सड़े हुए अंडे का पंजेंट स्मेल पर्टिकुलरली फैलता है। तो चूंकि ये फिशरमैन कम्युनिटी थे, तो इनको समुद्र में होने वाले इस परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसी आधार पर उन्होंने स्वयं को तट से आंतरिक भागों में विस्थापित कर लिया, अर्थात सुमात्रा सुनामी 2004 का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा, राइट। तो कहीं न कहीं नेचर के साथ रहने की प्रवृत्ति भी पॉजिटिव होती है। देखिए, सुमात्रा सुनामी 2004 के पश्चात भारत भी इस क्षेत्र में, या इंडियन ओशन के राष्ट्र भी इस क्षेत्र में सजग हो गए, इस संदर्भ में सजग हो गए। और भारत हिंद महासागर के राष्ट्रों ने भी इस तरह के डिटेक्शन नेटवर्क का डेवलपमेंट किया, जिसको हम इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं, क्लियर ना। और इंडिया ने अमेरिका के डार्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, DART, राइट। डार्ट का मतलब होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। साथ साथ आपको बतला दें कि 1970 के दशक में ही भारत सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन इशू किया था, ओके, जिसके तहत सुनामी प्रभावित तटीय क्षेत्रों में अधिवासियों के कम बसाव के प्रावधान थे, लेकिन इसके कठोर रूप से पालन नहीं हुए। अब सरकार इसे कठोर रूप से अनुपालन करने पर बल दे रही है। तो क्या है सुनामी, कैसे इसके रोकथाम करेंगे, ओके, और क्या अप्रोच होना चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली क्लियर, आई थिंक, राइट। बेस्ट ऑफ लक, go through these topics, again meeting in the next session. Best of luck.